ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡ੍ਰੀਮ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ABS ਵੀਜ਼ਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਆਦਿਤਿਆ ਭਾਟੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਡਮ ਲక్ష్ਮੀ ਗੁੱਡਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਔਰ ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਫॉर ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ 25 ਤੋਂ 28 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ੀलैंड जाने का एकमात्र जरा सब तो सुखाला रास्ता है वो रास्ता हिंदी और पंजाबी दोनों में मैं बात करूंगी, है ना। वो जो रास्ता है जो हमें आमतौर पे नज़र आता है वो है स्टडी वीज़ा। स्टडी के साथ में अगर किसी ने जाना है तो अपने स्पाउस को ले जाएगा, बच्चों को ले जाएगा, आने वाले टाइम में इन्वाइट करेगा। हम स्टडी से शुरुआत करेंगे। अगर मैं आज की डेट की बात करूँ, सक्सेस रेट की बात करूँ, तो न्यूजीलैंड का सक्सेस रेट किस तरीके का चल रहा है इन दिनों में? जी, ऑन एन एवरेज जो अगर आप बात करें तो आई थिंक इट कम्स डाउन टू एजेंट्स ऑल्सो प्रोवाइडर्स, बट एक थंब रूल जो है इज एनीवेयर अराउंड 65% 70% की जो रेंज है दैट इज एन अप्रूवल रेट जो कि इंडिया मार्केट के लिए चल रहा है। राइट, बिकॉज न्यूजीलैंड एक नीश एरिया है, नॉट एवरी एजेंट इज डूइंग इट। जो कर रहे हैं उनको आमतौर पे पता है कि क्या करना है, तो 65% वुड बी अ गुड फिगर टू लुक एट। न्यूजीलैंड को लोग इतना स्ट्रिक्टली क्यों लेते हैं? भाई न्यूजीलैंड जाना है, 6 मंथ पुराने ओल्ड फंड आपको चाहिए, आपकी मैरिज इतनी पुरानी हो, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हो तो आप जा सकते हैं। मतलब न्यूजीलैंड को हर कोई जल्दी से हाथ नहीं लगाता। वो इसलिए कि जी थोड़े तो मिसकंसेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला कि 6 महीने पुराने फंड होने चाहिए, एक्चुअली 6 महीने पुराने होने नहीं चाहिए। 3 महीने की रिक्वायरमेंट है। जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो 3 महीने की रिक्वायरमेंट है। हाँ, 6 महीने हैं, ऑब्वियसली वेलकम है, वो एक अलग बात है। सिमिलरली जब आप बोलते हैं स्पाउस की बात, तो अगेन इशू क्या है कि हर कंट्री अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ इंडिया एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस का एक गंदा एक्सपीरियंस न्यूजीलैंड ने देखा है, जिसके कारण वो बोलते हैं कि एक सर्टेन जेन्युइन और स्टेबल रिलेशनशिप शादी की हमें दिखनी चाहिए। उसके पैरामीटर्स हैं जो अगर कपल मीट करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन वो अगर पैरामीटर्स नहीं मीट कर रहा है तो थोड़ा सा डाउट है। ऐसा नहीं है कि वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को वीज़ा नहीं मिलता। डिपेंड करता है कि उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कितनी है और क्या है। राइट, आप एक लीगल अथॉरिटी है ना, आप न्यूजीलैंड के लिए लीगली काम करते हैं। एक लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर जो है वो एक आम कंसल्टेंट से किस तरीके से डिफरेंट है? थोड़ा सा हम हमारे दर्शकों को डिफाइन करना चाहेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो इस सवाल का जवाब चाहती है, उनको पता नहीं है, तो मैं वो चीज़ समझना चाहूँगी। तो इसका एक काम करते हैं, हम दोनों लोग मिलकर जवाब देंगे, ठीक है? तो आई विल स्टार्ट। तो बेसिकली सबसे पहली बात तो ये कि न्यूजीलैंड का कानून ये कहता है कि अगर आप इंडिया में हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा आप बिना लाइसेंस के कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा के अलावा कोई भी काम करना है आपको, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के स्पाउस हैं, स्टूडेंट के बच्चे हैं, उनको जाना है, तो यू हैव टू बी अ लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर इफ यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर अ क्लाइंट। क्लाइंट खुद अप्लाई करना चाहता है वो एक अलग बात है, बट इफ दे गोइंग टू यूज एन एजेंट इट हैज टू बी अ लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर। सो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। जो फर्क आ रहा है कि LIA वर्सेस नॉर्मल कंसल्टेंट या एजेंट में क्या फर्क है? लक्ष्मी, वुड यू लाइक टू एलैबोरेट व्हाट इज द एडवांटेज LIA? Yeah, so basically like Aditya just said, you can apply on your own, but the issue with that is when you do an application, there are many pitfalls that normally people are not aware of. It might look very easy that you can just pick up an application, fill it out, and just submit it. But what happens when you get what we call a PPI, which is a potentially prejudicial information letter from immigration? How do you manage that? How do you manage if your health is not good enough? If there are if immigration has concerns about your character, and if you're for example, if it's a partnership visa, if your partnership documents are not straightforward, how do you handle those things? So that's why you need an expert. And what I tell my clients is, if you're not well, you go to a doctor. If you have a legal matter, you go to a lawyer. So for an immigration
if you want it done well, you would go to an expert. ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣਗੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਫਟਰ दैट ਅਸੀਂ स्पाउस ਦੀ ਗੱਲ भी करेंगे राइट नाउ अभी अगर किसी एप्लीकेंट ने अप्लाई करना है तो आप उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या मानते हैं आपके अकॉर्डिंग न्यूजीलैंड को किस तरीके के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं इंक्लूडिंग देयर एकेडमिक क्वालिफिकेशन और जैसे उनका इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो न्यूजीलैंड एक्सेप्ट कर रहे हैं इन दिनों में और वहाँ पे इंस्टीट्यूट किस तरीके के हैं जो हम कहें कि स्टडी का मोड क्या है डिग्रीज है डिप्लोमास है किस तरीके के प्रोग्राम्स हैं वहाँ सो जिस एजुकेशन के बारे में हम बात करते हैं वो आमतौर पे क्लास 12 के बाद शुरू होती है या 10+3 पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है जो उसके बाद शुरू होती है और इसको हम करते हैं टर्शरी लेवल ऑफ एजुकेशन एट द टर्शरी लेवल ऑफ एजुकेशन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रोवाइडर्स यूनिवर्सिटीज़ हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड पॉलिटेक्निक्स हैं एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको हम प्राइवेट ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स कहते हैं तो 8 यूनिवर्सिटीज़ आर देयर दे आर ऑल गवर्नमेंट ओन्ड ठीक है जी कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है देन यू हैव 16 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स विच कम अंडर अ बॉडी कॉल्ड टीपुकिंगा एंड दे आर बेसिकली spread across the country in different geographical regions of the country and then there are private institutes जो कि obviously again by virtue of being private वो अलग-अलग markets में हैं और अलग-अलग तरीके के programs को वो offer करते हैं कुछ programs हैं जो सिर्फ you know इंडिया मार्केट को देखते हुए बने हैं कुछ लोग हैं जो चाइना मार्केट को केटर कर रहे हैं वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि क्या है सो दैट्स वन now talking about which are the programs or students profile now as far as the student profile is concerned New Zealand is very flexible very understanding you can be a class 12 pass out 18 साल का बच्चा and there is a program for you you can be a 40-year-old with 15 years of work experience and there's a program for you also दोनों तरीके का बच्चा जा सकता है और वो जो 40 साल का है वो ऑब्वियसली शायद मैरिड होगा उनके बच्चे भी होंगे स्कूल गोइंग बच्चे भी होंगे दे कैन गो न्यूजीलैंड इज वेलकमिंग टू दोज स्टूडेंट्स आल्सो व्हाट वी विल advise in terms of program or education provider will come down to the individual and that's where licensed immigration advisors come into role play because we will look at the profile in totality and then looking at what the profile of the student is saying versus what is the kind of skill shortage requirement is there in New Zealand and how we can bring these two together and recommend the right program is where our expertise comes into role play. English eligibility test की requirements क्या है सिंपल है जी अगर आप बेसिकली बैचलर डिग्री या उससे नीचे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा जिनको हम लेवल 6 डिप्लोमास कहते हैं या लेवल 5 डिप्लोमास कहते हैं तो लेवल 6 डिप्लोमा और बैचलर डिग्री के लिए आपको IELTS 6 चाहिए विद नो स्कोर लेस देन 5.5 इक्विवेलेंस डुओलिंगो के अंदर पियर्सन टेस्ट के अंदर आपको सब चल जाएगा टोफल भी चल जाएगा अगर लेवल 5 डिप्लोमा है जो कि आज की मार्केट में कम लोग जाते हैं उसके लिए 5.5 विद नो स्कोर लेस देन 5 चाहिए मास्टर्स डिग्री या पीजी डिप्लोमा से ऊपर चले जाते हैं फॉर एग्जाम्पल पीजी डिप्लोमा मास्टर्स PhD तो यू नीड 6.5 विद नो स्कोर लेस देन 6 एंड अगेन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटीज़ के लेवल है असेसमेंट लेवल 1, 2 और 3 और न्यूजीलैंड में डिप्लोमास के और डिग्री के लेवल हैं ये कितने स्कोर तक लेवल हैं यू वांट टू टॉक अबाउट लेवल्स Sure, we go up to level 9, which is masters, and level 8 is the first year PG diploma. Level 9 is masters, and then above that you have the PhD. Okay. So those are the basic levels. Okay. We have what is called the NZQA levels in New Zealand, and they start from 1 going right up to PhD level. Okay. जैसे हमारे नॉर्थ इंडियन की हमेशा डिमांड रहती है किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है तो स्पाउस एप्लीकेंट जो है वो एक अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन सोच लेते हैं कि जहाँ हम इकट्ठे जा सकें तो न्यूजीलैंड में कुछ शर्तें हैं कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं कौन कौन से कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें स्पाउस साथ में जा सके सेम डे सेम फ्लाइट हो और कौन से वो प्रोग्राम हैं जिसमें स्पाउस को बाद में इन्वाइट किया जा सकता है नहीं जी ये मैं क्लियर कर दूं ऐसा कुछ भी नहीं है इन प्रिंसिपल कोई भी स्टूडेंट जो कि चाहे वो बैचलर डिग्री पे जा रहा है चाहे वो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा पे जा रहा है चाहे वो मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहा है चाहे वो PhD के लिए जा रहा है अगर वो ये प्रूव कर सकते हैं कि उनका रिलेशनशिप जेन्युइन है स्टेबल है वो अपने स्पाउस को लेके जा सकते हैं ओके सबसे पहले जो वहम है यही निकल गया कि जा सकते हो बिल्कुल अगर उनके वही वाली बात है डिपेंडेंट चिल्ड्रन है वो भी जा सकते हैं ओके
सवाल ये है कि कब जा सकते कब जा हैं. सकते सो पॉलिसी ये कहती है कि जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है वो स्टूडेंट है. स्टूडेंट का जब वीज़ा अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ही डिपेंडेंट का वीज़ा इमिग्रेशन न्यूजीलैंड कंसिडर करेगी. ठीक है. तो अगर आप साथ में अप्लाई भी कर देंगे वो एक्चुअली आपकी एप्लीकेशन को नहीं हाथ लगाने वाले जब तक प्रिंसिपल एप्लीकेंट की डिसीजन का फैसला नहीं हो गया. ओके. पहली बात. नाउ आपका वीज़ा कब फाइल हुआ स्टूडेंट का, उनका कब डिसीजन आया, उनका प्रोग्राम कब स्टार्ट होने वाला है, उसमें कितना टाइम है, क्या उस टाइम फ्रेम में स्टूडेंट के डिपेंडेंट का वीज़ा डिसीजन आ सकता है या नहीं आ सकता, ये कहना मुश्किल है बिकॉज वो केस टू केस अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं. तो अगर वो स्मूथ है तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो इकट्ठे चले जाएंगे. पर अगर वो नहीं हुआ तो वो आगे पीछे जाएंगे. लेकिन इन प्रिंसिपल इफ द रिलेशनशिप इज जेन्युइन एंड स्टेबल एंड वी हैव इनफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू सपोर्ट दैट, देन there is no reason why the dependent will not be able to join the student in New Zealand. ओके. सो न्यूजीलैंड ये चीज की आपको Absolutely. अप्रूवल देता है कि अगर आपका जेन्युइन मैरिज है, जेन्युइन सारे सबूत हैं, तो आप अपने स्पाउस को साथ भी लेके जा सकते हो या आप इनवाइट भी कर सकते हो. केस टू केस बाकी चीज़ें वेरी करती हैं. आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवालों के हमसे जवाब ले सकते हैं. किस मोड में जो है जाएगा, कैटेगरी क्या लगेगी स्पाउस की, वीज़ा की कैटेगरी क्या होगी? जी, विजिटर वीज़ा और Okay. वर्क वीज़ा दो ठीक है. कैटेगरीज होती हैं जिनके Okay. अंदर जाते हैं. अगेन डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल मास्टर्स डिग्री के लिए जा रहे हैं, पीएचडी के लिए जा रहे हैं, कुछ प्रोग्राम्स इनको हम ग्रीन लिस्ट में कहते हैं, या फॉर एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क प्रोग्राम्स जो आते हैं उनके अंदर बाय एंड लार्ज द स्पाउस कैन गो ऑन अ वर्क वीज़ा ऑल्सो. ओके. एनी अदर केसेस दे कैन गो ऑन विजिटर वीज़ा एंड इवन इन दीज कैटेगरीज दे कैन गो ऑन विजिटर काइंडली वीज़ा. एक्सप्लेन ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम, ये क्या है, किन के लिए ये प्रोग्राम्स हैं? हर कंट्री की स्किल शॉर्टेज रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट. These skill shortage requirements are given in one list or the other as far as New Zealand is concerned. So the latest list that New Zealand has come up with is called the Green List. So basically it is a list of occupations in which they have a shortage of skilled manpower. और अगर आप उससे related कोई पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है वहाँ पे नौकरी मिलना, क्योंकि उनको उन लोगों की ज़रूरत है. ठीक है. तो वो जो पढ़ाई, वो जो occupations हैं वो ग्रीन लिस्ट है. उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड अक्सर क्वालिफिकेशंस भी दी हुई हैं. नॉट इन ऑल केसेस, अक्सर. ठीक है. तो वो अगर आप पढ़ाई करने जाते हैं तो वो ग्रीन लिस्ट की पढ़ाई हो गई. ठीक है. उसके अंदर फिर दो तरीके के ऑक्यूपेशंस हैं. देयर आर टीयर 1 ऑक्यूपेशंस एंड टीयर 2 ऑक्यूपेशंस. टीयर 1 आर कॉल्ड स्ट्रेट टू रेसिडेंस, टीयर 2 इज वर्क टू रेसिडेंस. सो इन शॉर्ट क्या है, जो स्ट्रेट टू रेसिडेंस है वो पढ़ाई ख़त्म की आपको इमीडिएटली रेसिडेंस के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बना देगी, और जो वर्क टू रेसिडेंस है उसमें यू टू वर्क फॉर 2 years एंड देन बिकम एलिजिबल फॉर रेसिडेंसी. ओके. मैम आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे ग्रीन लिस्ट के बारे में? Yeah, so under tier 1, you need to have a job that meets the requirements of the tier 1 category. And if you are able to get a job offer that matches all the requirements, like Aditya said, after you finish the relevant course and you have the relevant qualification, and if you can get a job offer that meets the requirements, then you are eligible to apply straight away for residence. ਠੀਕ ਹੈ. ਰਾਈਟ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ कॉल कर सकते हो, अपने सवालों के साढ़े तो जवाब ले सकते हो. ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम जो हैं उनके तहत ही वर्किंग राइट्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या सभी प्रोग्राम्स में जैसे आफ्टर स्टडी स्टूडेंट को वर्किंग राइट्स चाहिए होते हैं, PSW जिसको हम आम भाषा में सुनते हैं, तो वो कौन से प्रोग्राम हैं? सो बेसिकली अगेन करंट इमिग्रेशन न्यूजीलैंड पॉलिसी ये कहती है एनी मास्टर्स डिग्री, एनी PhD will give you a 3-year post study work rights. Okay. If you do a PG diploma, it will give you a 1-year work right. वो किसी भी फील्ड में हो सकता है. ओके. जब ग्रीन लिस्ट की बात आती है वो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमास के ऊपर, जिसको हम लेवल 6 डिप्लोमास कहते हैं, उनके ऊपर आ जाता है, या ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है उनके ऊपर आ जाता है. तो अगर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा पे जा रहे हैं या 1 साल का लेवल 7 का ग्रेजुएट डिप्लोमा है उस पे हम जा रहे हैं, दे हैव टू बी लिस्टेड ऑन ग्रीन लिस्ट. इफ दे आर नॉट लिस्टेड ऑन ग्रीन लिस्ट तो आपको कोई पोस्ट स्टडी वर्क राइट्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. स्टडी के लेवल के ऊपर आ जाती है बात, उस पे ही डिपेंड है सारी चीजें. अच्छा, आजकल मैं एडवर्टाइजमेंट बहुत देखते हैं ना, सोशल मीडिया का ट्रेंड है. जी. तो वर्क वीजा अवेलेबल है जी न्यूजीलैंड में, स्किल्ड वर्कर वीजा अवेलेबल है न्यूजीलैंड में, तो इन चीजों में कितनी सच्चाई है? इतना इजी है वर्क वीजा वहां पर रिसीव करना, वहां पर पाना? Okay, yeah. So, yes, it is possible to get a work visa. That's the first thing. So, सच्चाई है, but the thing is, it's not
like you can just go and get a visa straight away. So basically there are some industries, some categories of jobs where there is such a huge shortage. So if you have the qualifications, you can actually apply from overseas. You don't have to be in New Zealand. And if the person you're applying with, the employer, is accredited by Immigration New Zealand, and if they have offered you a job, then you can actually apply straight away for the accredited employer work visa. And that basically is a visa where the employer has completed the job check, everything. So if they offer you a job, basically it is only a matter of applying for the visa, then getting the job, and after that, of course, you can straight away go to New Zealand, mainly in the healthcare, transport sector, and there are a couple of industries where there is enormous demand at this present time. So those are mainly the areas where there is a lot of possibility for applying for and getting the accredited employer work visa. जी, जैसे आपने ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम का जिक्र किया ना, उसमें आपने बोला कि जो वहाँ पर डिमांडिंग प्रोग्राम्स हैं या डिमांडिंग ऑक्यूपेशन है, तो फॉर एग्जांपल कौन कौन से ऑक्यूपेशन वहाँ ज़्यादा डिमांड में है या कौन कौन से स्किल्ड लेबर की उनको ज़रूरत है? ऐसे जी कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड बहुत कुछ है. सो सिविल इंजीनियरिंग हो गया, क्वांटिटी सर्वेयर्स हो गया, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स हो गए, ये सब जो है ये बहुत डिमांड के अंदर है. लाइक शी सेड हेल्थ सेक्टर के अंदर, सो फॉर एग्जांपल नर्सेस की बहुत डिमांड है. सो देयर इज अ वैरायटी, बट मोस्ट ऑफ देम आर व्हाट वी कॉल्ड स्किल्ड लेबर. ओके, दीज आर ऑल टेक्निकल एक्सपर्टीज ओरिएंटेड फील्ड्स, एंड दिस लिस्ट कीप्स गेटिंग अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस. जैसे जैसे आइडेंटिफाई होती हैं और नीड्स कंट्री के अंदर, और उसके हिसाब से वो उसकी रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं कि ये जो फील्ड है इसके अंदर लोगों की ज़रूरत है. टीचर्स हैं, अगेन उनकी बहुत डिमांड है. सो तो वो डिपेंड करता है कि डिमांड्स अकॉर्डिंग टू उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती कम होती रहती बिल्कुल बिल्कुल, उसको चेक करते रहना पड़ता है कि जी फिलहाल कौन से प्रोफेशंस उस लिस्ट में हैं और उसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन वगैरह हो. अभी हमारी बहुत सारी ऑडियंस हमें देख रही है. सपोज किसी ने भी अगर न्यूजीलैंड अप्लाई करने का मन बना लिया है, क्योंकि वैसे तो बच्चे प्री प्लान्ड होते हैं ना, ये करना है वो करना है, लेकिन कई बार हम जब किसी से सुनते हैं तो हमें वो चीज़ में बहुत खासियत नज़र आ जाती है. तो अगर कोई प्लान कर रहा है कि अब मैंने न्यूजीलैंड पढ़ने के लिए जाना है, थ्रू डे 1 से लेकर लास्ट जब तक उसके हाथ में वीज़ा नहीं आ जाता, कितनी ड्यूरेशन का टाइम पीरियड है, कौन कौन से स्टेप हैं जिस स्टेप को एक स्टूडेंट को बड़े ही स्मूथली फेस करना पड़ेगा, किसी तरीके की कोई इंटरव्यूज़ भी क्रैक करने की ज़रूरत होती है या फिर नहीं? जी बेसिकली क्या है कि इट कम्स ऑन टू थिंग्स. वन इज वेयर इज द स्टूडेंट राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ देयर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ देयर फाइनेंसेस. ये दो बड़ा रोल फैक्टर प्ले करते हैं. सो फॉर एग्जांपल, आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, शायद आप 10 दिन की 15 दिन की कोचिंग ले गए IELTS की, एंड यू विल बी फाइन. ओके, रूरल एरिया से आते हैं, ज़्यादा लंबा टाइम चाहिए. सिमिलरली फाइनेंशियल्स क्या हैं, पेरेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में है, PF है, सेविंग्स है, सब कुछ है, रेडीली अवेलेबल है. नहीं तैयार है, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, नहीं है आपके पास, तो आपको टाइम लगेगा. सो इट कैन बी एज लिटिल एज 2 months, it can be as long as 6 months, 8 months. It depends on your individual profile. As far as interviews are concerned, Immigration New Zealand has a discretion to conduct an interview. They may not. That's their call. ये उनकी मर्जी है, वो लेना चाहिए नहीं. अच्छा, अगर न्यूजीलैंड अप्लाई करना है तो फंड्स का एक काफ़ी मसला, जैसे प्रोग्राम की शुरुआत में हमने जिक्र किया था ना, तो आपने बोला कि 3 months. अभी किस मोड में फंड्स चाहिए, कौन स्पॉन्सर कर सकता है, इसमें भी कोई खास पाबंदी है कि? ऑनेस्टली जी पाबंदी है, सॉरी अगर और पूछना चाहते हैं. नहीं प्लीज प्लीज. पाबंदी है, लेकिन ये पाबंदी बहुत वेल डिफाइंड है. सो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के वेबसाइट के ऊपर देयर इज अ चेकलिस्ट. दैट चेकलिस्ट इज गिवन, और उसके अंदर पूरा बताया हुआ है कौन स्पॉन्सर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किस तरीके का फंड एक्सेप्टेबल है, कौन सा नहीं थोड़ा सा हम एक्सेप्टेबल है. एक्सप्लेन कर दें कि कौन. तो आमतौर पे इमीडिएट फैमिली स्पॉन्सर हो सकती है. मतलब अगर स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट के पेरेंट्स, उनके दादा दादी, उनके नाना नानी, उनके सगे भाई बहन, और अगर स्टूडेंट मैरिड है तो उनके स्पाउस और पेरेंट्स इन लॉ, ये लोग इनको स्पॉन्सर कर सकते हैं. आपके चाचा ताया मामा बुआ या फैमिली फ्रेंड्स, ये लोग आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते. ओके, ये किसी एक अकाउंट से फंड ट्रांसफर होंगे कि अलग अलग मोड में? प्रेफर्ड ये है कि जी सिंगल फाइनेंशियल गारंटर हो. दिस इज व्हाट इज रिकमेंड, बिकॉज दे से कि मल्टीपल सोर्स ऑफ स्पॉन्सर्स या मल्टीपल सोर्स ऑफ मनी इज डिफिकल्ट टू वेरीफाई. सो दे प्रेफर दैट द सोर्स ऑफ मनी कम्स फ्रॉम वन प्लेस. दैट्स द प्रेफर्ड. न्यूजीलैंड एजुकेशन लोन को किस तरीके से लेता है? क्योंकि आम तौर पे जब
जब लोन की बात आती है, लोन मीन्स हम कर्जा ले रहे हैं, है ना। एक तरफ हम अपने आप को ये शो कर रहे हैं कि हम वेल सेटल हैं, यहाँ पे हमारे पास अच्छा पैसा है, हमने अपनी और अपने आप को एक्सपोजर देने के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन लेनी है। दूसरी तरफ जब हम एजुकेशन लोन लेते हैं तो वो हमारी प्रोफाइल को डिक्रीज करता है या वीज़ा सक्सेस रेट में इन्हांसमेंट करने में मदद करता है? दोनों में से कुछ भी नहीं। द फैक्ट इज के इमिग्रेशन यूजर ये अंडरस्टैंड करता है कि हर फैमिली का एक अपना डिफरेंट सेविंग पैटर्न है और उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं जो स्टूडेंट को फुलफिल करनी है। सो फार द एजुकेशन लोन इज फंडेड थ्रू नेशनलाइज्ड बैंक्स, multinational banks, and meets the requirements that are laid down by immigration user. There is absolutely no problem with taking an education loan. At the same time, you don't have to take an education loan just for the sake of it if your family already has the money. So it depends. आपका केस क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए। प्लस या माइनस उससे नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम एक ये आसान सी बात और भी करेंगे कि एक नॉर्मल कंसल्टेंट है जो न्यूजीलैंड को प्रमोट कर रहा है और एक आप हो जो लाइसेंस्ड इमिग्रेशन हो, तो आपसे फाइल लगवाने के क्या बेनिफिट है? क्या आप अपने पैनल पर फाइल लगाते हैं? आपके पास में कुछ अलग से अथॉरिटीज हैं? आपसे फाइल लगवाने का क्या बेनिफिट है किसी स्टूडेंट को? Let me take this one again. Yeah. So, like I explained earlier, basically it is the advantage is basically our expertise, which we use to your best benefit. And the other thing is, like Aditya already said, an ordinary consultant cannot file an application for you unless it's only for a student visa. So if you are going to study and you have a spouse or children who want to come with you, then apart from filing the application yourself, the only other people who can do it for you and act on your behalf are licensed immigration advisors. And we are the experts in the field, like I said. So if people don't realize how easy it is for a case to be not straightforward, and I have plenty of people coming to me after they have tried to file it themselves and things have gone really wrong, and then they want us to, kind of fix it. So yeah, just trust the experts, I say. ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सर हमारे Thank you साथ जी। जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स को प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू। Thank you so ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ much ਅਕਾਲ, from AB's ਨਮਸਕਾਰ। advisors. Thank you. ਜੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਡਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।